नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कई विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान ही राज्यपाल ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई बाल पेंटिंग्स का भी अवलोकन किया है और उनकी रचनात्मकता की सराहना की है। राज्यपाल अपने दौरे के क्रम में ही वृंदावन के चैतन्य विहार में मौजूद राजकीय बालिका गृह का भी निरीक्षण करेंगी और इसके बाद ही सायकाल व प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करेंगी। 10 मार्च को राज्यपाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और राज्यपाल के दौरे को देखते हुए मथुरा में कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी। इस दौरान ही नागरिकों ने अपने स्थानीय मुद्दे और समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी बढ़ी रही। उन्होंने प्रशासन से सहयोग की भी उम्मीद जताई। एक और अपडेट सामने आ रही है। यूपी सरकार की डिजिटल क्रांति और उत्तर प्रदेश बनेगा देश का डेटा हब। बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तर प्रदेश अब देश का डेटा हब बनने जा रहा है। 5 गीगावाट क्षमता के साथ डेटा सेंटर और इसके साथ ही ई गवर्नेंस स्टार्टअप को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। तो 2030 तक यूपी में डिजिटल इंडिया की बड़ी पहल। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़े डेटा सेंटर क्लस्टर बनाने की योजना को हरी झंडी दे दी है और इस योजना के तहत ही 4 से 5 डेटा सेंटर होंगे जिनकी कुल क्षमता 5 गीगावाट होगी। बजट 2026 में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि ये योजना साल 2030 तक पूरी हो जाए और ये पहल ई गवर्नेंस, क्लाउड सेवाओं और स्टार्टअप को बढ़ावा देगी तो लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर का दौरा किया है। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और स्थानीय श्रद्धालुओं से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान ही उन्होंने मंदिर परिसर की सफाई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। ब्रजेश पाठक ने इस दौरान प्रार्थना भी करी और कहा कि ये दौरा धार्मिक और संस्कृति दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोनों राज्यों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा और स्थानीय लोग उनकी उपस्थिति से प्रसन्न नजर आए हैं और उन्हें स्वागत भी उनका जोरदार किया गया है। ब्रजेश पाठक ने पूजा अर्चना करी है और स्थानीय लोगों से खास मुलाकात की और इसके साथ ही वहां पर मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। सफाई व्यवस्थाओं को भी उन्होंने देखा, जायजा लिया और इसके साथ ही लोगों से भी बातचीत करते हुए ब्रजेश पाठक नजर आए। वहीं पर बात करें स्थानीय लोगों की तो उनका भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला, बातचीत करते नजर आए। और आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने इस दौरान पूजा अर्चना करी और सुख समृद्धि की सबके कामना भी करी है। तो ब्रजेश पाठक कि लोगों से खास मुलाकात रही जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत किया गया, स्थानीय लोगों ने वहां पर स्वागत किया। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने उन्नाव का दौरा किया और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुभव और शिकायतें सुनी हैं। अस्पताल में महिला वार्ड और सखी वन स्टाफ सेंटर का भी जायजा लिया गया। अपर्णा यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं और मरीजों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य अस्पताल और महिला केंद्रों की कार्यप्रणाली को जांचना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो जल्द जिला कारागार का भी निरीक्षण करेंगी।
सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो ये सोच है वन स्टॉप सेंटर, आज मैं यहाँ पे दोबारा मुझे लग रहा है मैं निरीक्षण के लिए आई हूँ और मुझे जान बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो जो पॉइंट मैंने बताए थे यहाँ की अधीक्षिका जी ने और यहाँ के जितना भी स्टाफ है सब लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर जो है निरंतर जो है बच्चियों की काउंसलिंग हो रही है, उनकी घर वापसी हो रही है, परिवार में वो वापस जा रही हैं और भी लोग जो इस तरह से पीड़ित हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में, उनकी भी काउंसलिंग वन स्टॉप सेंटर कर रहा है। ये एक विषय बड़ा है और बहुत बृहद है। समाज को ऐसे सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस सेंटर की परिकल्पना करी और सारे जिलों में मैंडेटरी कर दिया। योगी जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते एक परमानेंट बिल्डिंग अलॉट कर रखी है हर जिले में, जहाँ पर बच्चियाँ अपनी काउंसलिंग, लीगल मदद, एड और सबसे बड़ी बात है कहीं भी अगर बच्ची सेफ फील नहीं कर रही है तो वो वन स्टॉप सेंटर आ सकती है। मैम जो है बुलंदशहर के अंबेडकर नगर की शिखा गौतम ने यूपीएससी परीक्षा 2025 में 113वीं रैंक हासिल की। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाली, बिना कोचिंग दूसरी बार परीक्षा पास करने वाली शिखा ने मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। मिडिल क्लास परिवार में आने वाली शिखा के पिता कर्मचारी हैं। बुलंदशहर पहुंचने पर लोगों ने उन्हें फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया। शिखा ने सफलता में परिवार और शिक्षकों को श्रेय दिया। कुमार, आज आर्यन टीवी नेशनल की टीम बुलंदशहर पहुंची है। आज हम बुलंदशहर के अंबेडकर नगर में मौजूद हैं। यहाँ एक अनुसूचित जाति समाज की एक लड़की है जिसने गौरव का काम किया है, जिसका नाम शिखा गौतम है। उसने यूपीएससी की परीक्षा पास की है जिसमें 113 रैंक लाकर अपने समाज के साथ बुलंदशहर का भी नाम रोशन किया है। हम आज शिखा गौतम के घर के बाहर खड़े हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि घर एक बार दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि वो मिडिल क्लास की एक छात्र रह चुकी हैं। तो हम उनके घर पर पहुंचे हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि उनका यूपीएससी में किस तरीके से नंबर आया है, क्या क्या उन्होंने मेहनत की है। आइए। तो हम शिखा जी के साथ में हैं मौजूद। आज हम इनसे बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की और यूपीएससी में इतना ऊंचा मुकाम किया है। शिखा जी, आपका आर्यन टीवी नेशनल में स्वागत है। तो मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, जैसा कि आपकी जो है इसमें यूपीएससी आपने पास किया है, तो इसमें आपकी कौन सी रैंक आई है और ये रैंक जो है आपने एससी समाज की लिस्ट में आई है या जनरल की लिस्ट में आई है? तो आपका जो है ये जनरल में इन्होंने जो है 113वीं रैंक हासिल की है एससी समाज का होने के बाद। तो जैसे कि आपने ये रैंक हासिल की है, तो आपने ये जो रैंक हासिल की है इसमें आपने किस तरीके से मेहनत की है, यानी कि आपने कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी की है? मैंने ओनली जीएस फाउंडेशन कोर्स लिया था, उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की थी और मेंटरशिप भी की थी और इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी पूरी की। और जो लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था तो उसमें मैं फाइनल तक गई थी, पर मेरा 2 नंबर से रह गया था और इस बार मैं फाइनल में आई हूँ और मैं सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि आपकी जो पढ़ाई हुई है वो सरकारी स्कूलों में हुई है या सीबीएसई के स्कूलों में हुई है? नहीं, मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ। हाई स्कूल मैंने चौथी सिंगाड़ा से की थी और इंटर मैंने गांधी बालिका स्कूल से की थी। गोरखपुर के पीपीगंज इलाके में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बीते 3 दिनों से उपभोक्ता गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कई जगह पर लंबी कतारों के बावजूद सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहा है। घरों में खाना बनाना मुश्किल तक हो गया है और कई परिवार जो है वो लकड़ी और कोयले का सहारा भी लेते नजर आए। गैस एजेंसी संचालक कहते हैं कि सप्लाई में देरी हुई है और नई खेप आने पर सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध होंगे। नागरिक और स्थानीय नेताओं ने प्रशासन से समस्या का जल्दी समाधान करने की भी मांग की है। घरेलू गैस की किल्लत कहीं न कहीं उपभोक्ता परेशानी के कगार पे। आपको बता दें, नमस्कार, मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं आर्यन नेशनल टीवी। मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री के गृह जनपद कैंपियरगंज के पीपीएन भगवानपुर आशीष इंडियन गैस तक। मैं अपने कैमरा से बोलूँगा,
गेट की तस्वीर दिखा देख सकते हैं। लिखा है आज गैस नहीं है, गैस दोपहर कल सोमवार को गाड़ी आने पर मिलेगा। लेकिन देख सकते हैं उपभोक्ता काफी परेशान है। सैकड़ों की तादाद में उपभोक्ता, किसी के घर बेटी की शादी, किसी के घर बेटे का शादी, कहीं न कहीं आखिर जाए तो कहाँ जाए। आखिर इतनी गैसों की किल्लत क्यों हो गई, सबसे बड़ा विषय है। क्या ऊपर से मैनेज है या यहाँ पे आने के बाद मैनेज है, सबसे बड़ा विषय। हमारे साथ है चाचा जी है। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? हाँ 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गए। आते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन यही मिलता है कि कल आइएगा। अब आज कहे हैं कि कल आइएगा। हम लोग बैठे हैं कि अब आज वो ले करके जाएंगे, आएगा तो शाम तो 5 बजे तक 6 बजे तक रहेंगे। उसके बाद अगर मिल जाएगा, नहीं तो निकल जाएंगे। दोस्तों, आम आदमी का गैस एक आवश्यकता बन चुकी है। लोग कहीं न कहीं इस पे आत्मनिर्भर हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। कहाँ से आए? पीपीएन से। गैस नहीं मिल रहा है। ये गैस एजेंसी आशीष इंडियन गैस आज पहली बार आया हम। पहली बार तो क्या आश्वासन मान लीजिए क्या मिला है कुछ? अभी कह रहे हैं कि सोमवार को सुबह दोपहर 12 बजे तक आएगा गैस। क्या लगता है कि गैस आता है तो? गैस आएगा नहीं लगता है। सबसे बड़ा विषय है कि गैस आखिर यहाँ पे मिलता है कि आता है, लेकिन जाता कहाँ है। सबसे बड़ा विषय है कि आता है तो जाता कहाँ है। दोस्तों, गैस आम आदमी का दिनचर्या बनता हुआ जा रहा है। लोग आखिर 2 जून की रोटी नसीब हो तो कैसे हो। अगर जिसके घर में गैस नहीं है उसको 2 जून की रोटी मिले तो कैसे मिले, सबसे बड़ा विषय है। हमारे साथ अन्य उपभोक्ता भी हैं, मैं इनसे जानूंगा। आपको बता दें कहीं न कहीं आज 9 मार्च है और काफ़ी लगन का समय चल रहा है। इस समय हमारे पास भी कितने लोगों का फ़ोन आया कि मेरे घर बेटी की शादी, बहन की शादी है, लेकिन गैस न मिल पाने से आखिर अपने इज्जत को कैसे लोग बचाएं। सबसे बड़ा विषय है कि अगर गैस नहीं मिल पाता है तो उनके घर की जो आज जिसके घर शादी विवाह है उनके घर की इज्जत बचेगी तो कैसे बचेगी, सबसे बड़ा विषय है। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार साहनी है। मैं पीपीगंज से हूँ। सानी जी, क्या हुआ, क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है? हाँ, मैं 3 दिनों से दौड़ रहा हूँ, बट ऐसा कुछ आइडिया नहीं हो रहा है कि कब तक मिलेगा। आज तो गाड़ी ही नहीं आया। कल कितने दिन से आ रहे हैं? मैं 3 दिनों से 3 दिन से क्या आश्वासन मिल रहा है? वही कि कल, जैसे परसों के डेट में आया था तो बोले कि कल आइएगा। कल भी आया तो फिर आज गाड़ी नहीं आई। बस सही है, घूम रहे हैं बस। गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहा उपभोक्ता, लेकिन नहीं मिल पा रहा उनको गैस सिलेंडर। आखिर घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिल पाने से कहीं 2 जून की रोटी लोगों को नहीं मिल पा रही है। आखिर जिम्मेदारों की नजर कब पड़ेगी, सबसे बड़ा विषय है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अंबेडकर नगर में घरेलू गैस सिलेंडर की मांग अचानक से बढ़ गई है। ईरान और अमेरिका इजराइल के तनाव के कारण लोग ज्यादा सिलेंडर पर घर पर ही स्टोर करने में जुटे हुए हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि जहां पर 2 और 2 से बताया जा रहा है कि 2500 सिलेंडरों की मांग थी और अब ये लगभग 5000 तक पहुंच गई है। जिला पूर्ति अधिकारी शिवकांत पांडे ने कहा है कि जिले में ही सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। तीनों कंपनियों की 44 एजेंसियों में 10,000 से ज़्यादा सिलेंडर उपलब्ध है और अधिक स्टॉकिंग रोकने के लिए भी अब दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा। प्रशासन ने अफवाहों से बचने और ज़रूरत पड़ने पर ही उसके हिसाब से सिलेंडर की मांग की अपील की। सेवानिवृत्त पुलिस उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार शर्मा की पत्नी अपने पारिवारिक पेंशन के लिए परेशान है। अपने भतीजे के साथ में हापुड़ में ही 155 किलोमीटर दूर आकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा है और पुलिस का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 फरवरी को ही 2026 के आदेश के बावजूद उन्हें अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उनके पति 2011 में सेवानिवृत्त हुए और 30 मई 2023 को उनका निधन हुआ। हमारी ये बड़ी मम्मी है ताई जी। इन्हें यहाँ हमारे ताऊ जी जो थे 2011 में यहीं से सहारनपुर से रिटायर हुए थे एज एसआई। जब रिटायर हुए थे तो इन्होंने हमारी बड़ी मम्मी को यहाँ बुलाया था पेंशन प्रपत्र पर साइन कराने के लिए। और
डॉक्यूमेंट सबमिट करके इन्हें घर भेज दिया था। एक फर्जी महिला थी बीना शर्मा, बीना कौशिक, वो उनके पास रहती थी। इनका डिस्प्यूट चल रहा था मैटर, जिनका जो सिविल कोर्ट में भी लंबित था 1988 से। और जो सरोज शर्मा जी हैं, ये पहली पत्नी है, इनकी शादी 1973 में हुई। एक जो बीना शर्मा कौशिक है, जो अपने आप को हमारे ताऊ जी राजेंद्र कुमार शर्मा की पत्नी बताती हैं, उनकी शादी वो 1992 में बताती हैं अपनी। ना इनसे इनका कभी डाइवोर्स नहीं हुआ उनको, बल्कि कोर्ट से, सिविल कोर्ट गाजियाबाद और हापुड़ से 500 रुपये महीना के कोर्ट ने आदेश करे मेंटेनेंस के। तो ये लीगल वेडिड वाइफ सरोज शर्मा जी हैं। और इन्होंने जो हमारी इन मम्मी को, सरोज जी को, 11 फरवरी 1990 का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बुलंदशहर निवास का बना के इन्हें इनका नाम सर्विस बुक से काट दिया और बीना शर्मा का अंकित कर दिया। बीना शर्मा ने यह क्लेम किया कि सरोज शर्मा मेरी सगी सिस्टर है और इनके पिता भी वही हैं जो मेरे हैं, मणिराम शर्मा। जबकि ये सरोज शर्मा ग्राम बापुर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के रहने वाली हैं। उनसे इनका कोई पारिवारिक या कोई संबंध नहीं है। इनके फादर का नाम श्री श्यामलाल शर्मा है और जो है ये पहली पत्नी है। अब 2023 में हमारे जो बड़े पापा राजेंद्र कुमार शर्मा जी हैं वो एक्सपायर हो गए। तब से हम यहाँ एप्लीकेशन फाइल की पेंशन, फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए। झांसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर मऊरानीपुर क्षेत्र की चुरारा निवासी महिला ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए विषाक्त पदार्थ का भी यहां पर खा लिया और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला दरोगा से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस उसकी सुनने की बजाय डांटती दिखाई दे रही है। झांसी पुलिस का इस तरह का रवैया प्रशासन पर सवाल भी खड़े कर रहा है और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी निर्देश है कि किसी बहन या फिर बेटी के साथ अन्याय हो तो तुरंत ही न्याय और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या हमने कितनी फसल काट ली तो तुमने मारा, फिर तुमने रोक नहीं सकते हो। आप रोक नहीं सकते लोगों को, रोक नहीं सकते आप। कुछ आपके सामने मार रहे थे, मुझे मार रहे थे। कैसे नहीं मार रहे थे आप? तो न्याय दिलाने आते थे, पहले न्याय दिलाते मारा है ससुर ने, धकेला है को। कैसे रह पा रहे हैं? पति तुम्हें रख लेगा। अरे पति शालीनता से बात करो, क्या बात जो नहीं होता तो ढकेल दिया। आप बिल्कुल नहीं आप न्याय नहीं दिला सकते ना। तो वहाँ खड़ी थी, वहाँ क्यों पहुँच गई? कहाँ पहुँच गई? वो वीडियो को क्यों बना रहे थे? वीडियो को आप बनाते, आप हर चीज की बनाते, आपको मना नहीं है सर। आप न्याय दिलाओगे, वो वीडियो को नहीं बनाएंगे, वो बना रहे थे हर चीज की। काहे का वीडियो बना रहे थे? काहे को बना रहे थे? काहे को बना रहे थे? हम बोल रहे और ऐसे उन्हें मारा है तो मुझे लग गई प्यार में मारा है सर। आप न्याय दिलाओगे तो नहीं चल। हम कह रहे हैं आप उठा लो, आप उठा लो, अब कुछ भी ले लो, आप ले लो सर। तो आप सर आप उठवा लो, आप ले लो सर, आप ले लो। हमें कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए मुझे। आप पैसों में बोल रहे हो, पैसों में मुझे पैसा, अब हम बताएंगे पैसा होता क्या है। कुछ एक भी बकाया देख लेना, आप बताएंगे हम तुम्हें। बाराबंकी के रामनगर में सरयू नदी पर 2 लेन का स्थायी पीपा पुल बनना शुरू हो गया है और यह कदम भारी यातायात और बड़े वाहनों की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने लिया है। रामनगर एसडीएम और ज्वाइंट आईएएस अधिकारी गुंजीला अग्रवाल ने बताया है कि पुल का निर्माण 15 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा और छोटे वाहनों के लिए आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। ये पुल संजय सेतु की मरम्मत के दौरान ही वैकल्पिक मार्ग का काम करेगा। संजय सेतु में बड़ी दरारें आ गई है। नया पुल भारत नेपाल मार्ग से जुड़े बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जाने वाले वाहनों के लिए राहत साबित होगा।
सरयू घाघरा नदी पे जो पुल बना हुआ है, जो कि लखनऊ से आने वाले लोगों को, जो पूर्वांचल के ज़िले हैं बहराइच, श्रावस्ती, उनको कनेक्ट करता है। तो वहाँ के लिए जो ब्रिज है उस पर मरम्मत का कार्य होना है, जिसकी कार्य के पहले पीपे पुल जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसका कार्य बाराबंकी की तरफ से शुरू हो गया है और 15 अप्रैल तक कार्य पूर्ण करने की तिथि है। एजेंसी पूरी जोरों शोरों से लगी हुई है। जितनी भी छोटे वाहन हैं उनके लिए सुविधाजनक रहेगा और उन्हीं को इस पे आवागमन की जो भी गाइडलाइंस होगी उसके तहत परमिशन दी जाएगी। थैंक यू। कानपुर के रावतपुर इलाके में भूतेश्वर मंदिर के महंत प्रशांत गिरी उर्फ गोलू पंडित का नॉनवेज खाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इससे स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा गया। देर रात को मंदिर परिसर में गोलू पंडित को देखकर लोग भड़क गए और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोलू पंडित को भीड़ से बचाकर रावतपुर थाने लाई। उत्तर प्रदेश में 14 और 15 मार्च को 4,543 सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा में किसी भी पेपर लीक या फिर नकल की घटनाओं को रोकने के लिए भर्ती बोर्ड ने खास कदम उठाए हैं। बोर्ड ने उम्मीदवारों और नागरिकों में अपील की है कि यदि वे किसी संदिग्ध गतिविधि, नकल करने वाले या फिर पेपर लीक गैंग की जानकारी पाए तो उसे तुरंत ही साझा करें। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर और मेल ID जारी किए गए हैं। ये कदम परीक्षा की ईमानदारी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सीतापुर में मौसम बदलने के साथ ही जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब हो गई है। अस्पताल में बेड और स्टाफ की कमी के कारण ही मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 9 बजे से पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन कई मरीज दोपहर तक भी पर्चा नहीं ले पाते हैं और इससे समय पर डॉक्टर से मिलने में दिक्कत भी होती है। कई मरीज बिना इलाज लौट जाते हैं। इमरजेंसी डॉक्टर सोमेश सिंह ने कहा है कि स्टाफ कम होने से व्यवस्था प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोग सरकार से नई भर्ती की भी मांग कर रहे हैं। मेरा नाम सुमित पंडित, खड़ा हूँ यहाँ पे। टाइम हो रहा है 12:26। सर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। जब यहाँ आते हैं लोग बीच में घुस जाते हैं, लेके चले जाते हैं। हम लोग पागल हैं, हम लोग पागल खड़े हैं यहाँ पे इतनी देर से। अरे सर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दबस्ती तो कर नहीं सकते हैं। 9 बजे पर्चा मिला नहीं, अभी जो है 1 बजने को जा रहा है। जब तक पर्चा कटेगा तब तक डॉक्टर साहब चले जाएंगे। हाँ फिर और क्या बीमारी है आपको? वो दर्द है, पखौड़ा में या दर्द है। क्या नाम आपका? विनोद कुमार। कहाँ से आए? बलदेव नगर मखुआपुर। हो गए 3 घंटे खड़े खड़े जी। नहीं अभी बना है सर। तो क्या करें, मजबूरी है, क्या करा जाए। इलाज कराना पड़ेगा तो ये रुकेंगे वो क्या। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।